नंकू बड़ा परेशान रहता है। नदी तालाब में वो मछली पकड़ने का काम करता है। उसकी एक बहन है, माँ बाप नहीं है। उसकी शादी कैसे हो ये बात उससे खाई जाती है। बहन थोड़ी कुरूप थी तो उससे कोई शादी करना पसंद ही नहीं करता है, लेकिन बहन बहुत गुणी है। इसी सोच में नंकू मछली का कांटा नदी में डालकर अपनी नाव में बैठा होता है। कांटे में काले रंग की एक गंदी सी मछली फंस जाती है। मेरे पास अभी तक कोई मछली नहीं फंसी है, लेकिन मैं इस काली बदसूरत मछली को छोड़ दूंगा। मेरी बहन भी काली और देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस काली मछली को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपनी बहन को करता हूँ। ये कहकर नंकू उस मछली को बड़े प्यार से पानी में छोड़ देता है। उस मछली के पानी में जाते ही चारों तरफ अजीब से बदलाव होने लगता है। नदी के पानी का रंग सुनहरा रंग का होने लगता है। नदी की लहरों पर हीरे जवाहरात चमकने लगते हैं। पानी से एक सुंदर स्त्री निकल आती है जिसका आधा शरीर मछली का होता है। नंकू, मैं मात्स्य माता हूँ बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी छोटी बेटी इस काली मछली को छोड़ दिया। ये उतनी ही कुरूपी है जितनी कि तुम्हारी बहन, लेकिन उतनी ही गुणवती है जितनी तुम्हारी बहन। मैं तुम्हारे इस नेक काम के लिए एक वरदान देती हूँ। तुम्हारा ये मछली फंसाने का कांटा अब जादुई कांटा हो जाएगा। अब से जब जब तुम्हारी बहन को शादी के लिए लड़के ना पसंद करते रहेंगे, ये कांटा उनके गले में फंस जाएगा और बदसूरत मछली बन जाएंगे। तुम उन मछलियों को कांटे से निकालकर नदी में डाल देना। उसके बाद इंतजार करो, देखो क्या होता है। ये कहकर मात्स्य माता पानी में चली जाती है। नंकू अब फिर से बहन की शादी की कोशिश में लग जाता है। अब उसके साथ एक अजीब बात हो रही होती है। जब कभी भी नंकू पानी में मछली फंसाने का कांटा डालता है तो उसके कांटे में सिर्फ पहली बार एक सोने का सिक्का जरूर फंसता है। मात्स्य माता, तुमने मेरी गरीबी दूर कर दी। अब किसी तरह मेरी बहन की शादी हो जाए। उसकी बहन को जो भी देखने आते वो उसे नापसंद कर ही देते। मात्स्य माता के कहे अनुसार वो मछली बनकर कांटे में फंस जाते और नंकू उनको नदी में छोड़ आता है। उनके मछली बनने से नंकू को बहुत दुख होता है, इसलिए अब वो सोने के सिक्कों के पैसे से नदी में मछलियों के खाने की चीजें डालता रहता है। एक दिन मुसाफिर उसके घर आता है, बहुत ही सुंदर जवान। भाई साहब, रास्ते में मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया है। क्या मैं रात भर के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ? मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं परम हूँ, एक व्यापारी। जरूर जरूर। लेकिन रात में परम का बुखार काफी तेज हो जाता है। वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। बहन देखो, ये तो बुखार से बेहोश हुए पड़े हैं। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी सेवा हमें तो करनी ही पड़ेगी। फिर दोनों भाई बहन मिलकर परम की जी जान से सेवा करते हैं और उसका वैद्य से इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे परम ठीक हो जाता है। आप दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी बहुत सेवा की। खासकर आपकी बहन ने तो रात दिन एक कर दिया मुझे ठीक करने में। मुझे अब आज्ञा दे, मुझे जाने दे। परम चला गया। इसके कुछ दिनों बाद नंकू के दरवाजे पर दस्तक होती है। नंकू देखता है देश का सबसे अमीर आदमी जगत सेठ खड़ा है और उसके पीछे परम। नंकू, मैं तुम्हारी बहन से अपने बेटे परम की शादी करवाना चाहता हूँ। बहुत गुणवती है तुम्हारी बहन। उसी की सेवा से मेरे बेटे परम की जान बच गई। नंकू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक चमत्कार और हो रहा होता है। नंकू की बहन एक बहुत ही खूबसूरत कन्या में बदल रही होती है। धीरे से मात्स्य माता प्रकट होती है। परम ने जब तुम्हारी बहन के अंदर की सुंदरता को पहचान कर उससे शादी करनी चाहिए, तो तुम्हारी बहन अपने अंदर की खूबसूरती की तरह बाहर से भी उतनी ही खूबसूरत हो गई। मात्स्य माता सबको आशीर्वाद देकर चली जाती है। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था।
वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर उसने उसमें छुपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उस पैसे को सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफे पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना अपने आप से। अरे ये तो पीवीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक से इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी यूं 24 घंटे सोफे में बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे घर ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे। जानते हो तुम्हें पैसे चाहिए ना, जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से ही किसी ने चुराया होगा, ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराने सोफा के बदले में नया सोफा ले लो। आओ भाई आओ, नया सोफा ले लो। यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। ये सुनकर शोभा बाहर आई। भैया ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में ये नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी, ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है। इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर ही घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए? क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं। कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास से छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। वो सोफे रिपेयर करने वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ए, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। ए, डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते आपका कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है?
वैसे भी वो एसआई का मार खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है। कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर ये पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा। कितने बार कहूँ सर, वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करे सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है कि इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। ए भाई, खुशी खुशी ले जाओ यार। ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है? ये सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था, इसीलिए अंदर ले आया। अरे, उस सीआई ने इरादा बदल लिया क्या? इतने में मिथुन ने सोफा वाले से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरे सेंटीमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार सा सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर, इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई ने खबर भेजा है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आप सबको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और, कहाँ है पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख रुपए देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ, कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है। कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।